तो मैं रिकॉर्डिंग के लिए परमिशन दे देता हूँ। तो जो रिकॉर्डिंग कर रहा है वो भाई अपलोड भी करता रहे फटाफट, है ना। ठीक है, तो अरमान रिकॉर्डिंग कर रहा है और यश भी रिकॉर्डिंग कर रहा है और हर्ष भी रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो शुरू करते हैं। लास्ट टाइम जैसे अपन पढ़ रहे थे ना, अपन 16 ग्रुप को पढ़ रहे थे लास्ट टाइम। जैसे अपन को याद है कि भाई अपन 16 ग्रुप को पढ़ रहे थे और अपन को ना कंपाउंड शुरू करने थे, जब दैट इज कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ऑफलाइन डाउट क्लास में आप कुछ भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एनसीईआरटी का डाउट क्लास कल लगाऊंगा शायद। कल तुम लोगों का छुट्टी है या मतलब कल आप लोगों का क्लास स्कूल है? कल स्कूल है या छुट्टी है? सर कल हम लोग का बोर्ड का हाई टिकट मिलने वाला है सुबह। अच्छा, चलो यार, मतलब बहुत ज्यादा ही पेपर तुम लोगों के स्कूल में होते हैं। आज छुट्टी इंग्लिश था पेपर सर। है। ओ माय गॉड, नो स्कूल टुमारो। कल अपन डाउट क्लास लगा सकते हैं फिर सुबह, अगर स्कूल मतलब इंग्लिश पेपर है तो मॉर्निंग में होगा, फिर प्रैक्टिकल्स है। चलो देखते हैं, डाउट क्लास लगा सकते हैं अपन रैंडमली। तो अभी तो मैं शुरू कर रहा हूँ, अभी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर सकता मैं। हाँ, डाउट क्लास में आई विल डिस्कस द एनसीईआरटी एज वेल एज, मतलब जो भी डाउट्स हैं आपके सारे डिस्कस कर सकते हैं ना। ठीक है, अभी अच्छा 1:30 तक है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सर मैंने आपको कॉल किया था, ठीक है। हाँ कॉल किया था, तो मतलब नोन नंबर नहीं होगा तो नहीं उठाया होगा। तो तुम उसमें वैसे कर देते ना, व्हाट्सएप पे डाल दिया करो ना पहले, सर मैंने कॉल किया है, ये मैं मतलब मैं कॉल कर रहा हूँ, ये मेरा बैच नंबर है और ये मैं हूँ। तो मुझे ना पता लग जाएगा कि तुम कॉल कर रहे हो, तो फिर मैं कॉल बैक खुद ही कर लूंगा। ठीक है ना। ऐसे नहीं करना कि कॉल किया अगर सर ने नहीं उठाया, अरे यार मतलब बात ही नहीं हो पाई। आप कॉल करो और नहीं उठाया तो आप बता दो उसमें व्हाट्सएप करके, क्या प्रॉब्लम है ना, या मैसेज कर दो, है ना। तो मैं खुद ही कॉल बैक कर लूंगा। चलो अपन शुरू करते हैं सल्फर के कंपाउंड्स को। तो पहले एक तो अपन को सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ना है, पहले अपन फटाफट पढ़ लेते हैं क्योंकि डाइऑक्साइड्स। SO2 पढ़ना है। एक तो उसका प्रिपरेशन पढ़ना पड़ेगा। प्रिपरेशन एक तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का अगर अपन को प्रिपरेशन करना है ना, तो वी कैन से दैट, एक तो अपन डायरेक्टली बता सकते हैं भाई कि आप क्या करो, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ बर्न कर दो, तो ये डायरेक्टली SO2 बना देता है। लेकिन जो इसमें SO2 बनेगा वो 6 to 8% ही बनता है, बाकी नहीं बनता। आप एयर भी ले सकते हो डायरेक्टली और ऑक्सीजन भी ले सकते हो डायरेक्टली, बट इसमें बहुत ज्यादा प्योरिटी नहीं होती, इसमें इम्प्योरिटी बहुत सारी होती है, तो बहुत अच्छा मेथड नहीं होता। दूसरा अपन लिख सकते हैं लैब मेथड। अब लैब में तो अगर अपन को SO2 बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है, लैब मेथड में अपन कहेंगे कि अपना Na2SO3 टाइप का कोई सॉल्ट ले लो, और इस सॉल्ट को अगर SO2 लिबरेट करना है तो किसी अपन कहेंगे एसिड के साथ रिएक्ट करवा दो, जैसे H2SO4 है या HCl है, इस टाइप के एसिड के साथ रिएक्ट करवा दो, तो NaCl बन जाएगा, H2O बन जाएगा और SO2 लिबरेट करेगा। ये लैब मेथड होता है। इसको टेस्ट भी कर सकते हैं अपन, SO2 जो लिबरेट होता है उसको अगर अपन लाइम वाटर में पास करते हैं तो वो भी मिल्की टर्न होता है CO2 के जैसा, तो अपन टेस्ट भी कर सकते हैं लैब मेथड के। इंडस्ट्रियली अगर अपन को बताना है कि भाई इंडस्ट्री में अगर बताना है तो इंडस्ट्रियल मेथड अपन को ये FeS2 जो येलो कलर होता है, जिसको अपन फूल्स गोल्ड बोलते हैं, मैं बार बार आपको बताता भी रहा हूँ, और इसको अगर अपन ऑक्सीडाइज करेंगे तो Fe2O3 बनता है और SO2 बनता है। और इनफेक्टर कैलकुलेशन वगैरह में भी मैंने आपको ये दिया हुआ है। तो अपन इसको मतलब लिख सकते हैं, तो बैलेंस कर लेंगे अपन इसको, 11/2 होता है तो अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, इसको ट्वाइस करके और सल्फर को अपन 8 ले लेते हैं, तो ऐसे अपन को प्रोडक्ट मिल जाएगा ना, ऐसे अपन को प्रोडक्ट मिल जाएगा।
अब अगर आवाज थोड़ी धीमे आ रही होगी ना, तो आप कोशिश करो, मतलब कान में कुछ ऐसे, अगर हो सकता है कि मतलब मेरे यहाँ से साउंड कम जा रहा हो या आपके यहाँ साउंड का कोई वैसे हो, तो अगर आवाज कम आता है तो आप थोड़ा सा ईयरफोन लगा लो, अगर है तो। सर आप अभी ये टोन में बोलो, उसमें बराबर आवाज आ रहा था, आप थोड़ा धीरे बोल दो। अच्छा, अगर मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब अपन देख लेंगे उसको, तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा जोर से ही बोलूं। अब अपन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो इसमें से ना अगर अपन देखें तो यही एक मेथड है जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, बाकी कोई ऐसा इंडस्ट्रियल मेथड के अलावा कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। अपन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज में अगर अपन चेक करेंगे तो SO2 जो होता है वो कलरलेस गैस होता है। सो कलरलेस गैस with a pungent smell, pungent smell। ये तो अपन क्वालिटेटिव में भी मैं आपको बताऊंगा कि मतलब अपन को क्या बताना है और इसमें। सो कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल, तो ऐसे अपन बता सकते हैं। एंड लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर, लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर, लेकिन इसमें प्रेशर अपन को 2 एटमॉस्फेयर के आसपास चाहिए होता है एट रूम टेम्परेचर। बट प्रेशर अपन को चाहिए कितना, दैट इज 2 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर चाहिए -10 डिग्री केल्विन। मतलब इतना टेम्परेचर होगा तो अपन कहेंगे -10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये है केल्विन कैसे हो सकता है, सो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें ये लिक्विफाई हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी सारे के सारे अपन क्वालिटेटिव में भी पढ़ेंगे, बट दूसरे प्रॉपर्टीज में अपन को ये बताने की जरूरत नहीं। SO2 इज एसिडिक गैस, पानी में डिसॉल्व करेंगे H2SO3 बनेगा। इट इज एसिडिक गैस, वी नो दैट। NaOH के साथ रिएक्ट करोगे तो Na2SO3 बनेगा। और अगर SO2 को अपन रिएक्ट करेंगे कुछ और मतलब ऐसे ना, जैसे अदर मेथड्स में, केमिकल मेथड्स में, तो अपन कहेंगे भाई इसको मतलब एक SO3 है, NaOH के साथ रिएक्ट करो आप, तो इट विल फॉर्म Na2SO3 और H2O बना देगा। ये तो एसिड बेस रिएक्शन है। SO2 will act as a acid, ये एसिड है, सो इट इज अ एसिड बेस रिएक्शन। रूम टेम्परेचर मतलब, लेकिन अपन को क्या करना पड़ेगा, प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर लेना पड़ेगा। तो अगर अपन टेम्परेचर ले लें, रूम टेम्परेचर, राइट ना, एट एंड ये अपन ऐसे कर लेंगे क्योंकि अपन रूम टेम्परेचर अपन ने ऐसे लिख लिया ना, एट रूम टेम्परेचर एंड 2 एटमॉस्फेयर, इसका बॉइलिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बॉइलिंग पॉइंट -10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ऑब्वियसली बात है रूम टेम्परेचर पे तो ये -10 लिखना पड़ेगा। सोचो तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉपर्टीज लिख लूँ ना, -10 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे, तो ठीक है, विल गेट दैट कि भाई रूम टेम्परेचर पे अपन उसे लिक्विफाई कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम आपको प्रेशर लेना पड़ेगा कितना, वी गॉट इट। फिर SO2 को अपन रिएक्ट करवा सकते हैं किससे, जैसे अगर अपन SO2 है और इसको अपन रिएक्ट करवाते हैं Na2SO3 के साथ, और वाटर भी ले लेते हैं, तो फिर एक्वस में अपन इसको Na मतलब ये Na2SO3 और SO2 दोनों रिएक्ट करेंगे अगर, तो अपन इसको SO2 के साथ NaHCO3 बना सकते हो। लेकिन डायरेक्टली अगर NaOH से रिएक्ट करोगे तो फिर वो Na2SO3 बनेगा। ये थोड़ा ध्यान रखें भाई, SO2 को NaOH के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ये वीकली बेसिक है क्योंकि सॉल्ट के फॉर्म में लिया आपने एक्वसनेस, और इसमें और SO2 पास करोगे तो ये बन जाएगा। मतलब अगर अपन को लिखा हुआ है कि SO2 को NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बना देंगे, और अगर एक्सेस ऑफ SO2 है तो अपन ये बना देंगे, क्योंकि ये बनने के बाद पहले ये दोनों बनेंगे और इसमें और SO2 पास करोगे तो ये बन जाएगा। थर्ड वी कैन राइट दैट अगर अपन SO2 को Cl2 के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल, अब ये प्रॉपर्टीज से अपन को इंपॉर्टेंस आ गया भाई, ये अपन को बताना पड़ेगा। तो SO2 Cl2 बनाएगा, दैट इज कॉल्ड सल्फ्यूराइल क्लोराइड, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा अपन लिख सकते हैं दैट इज अगर अपन SO2 को रिएक्ट करते हैं O2 के साथ, तो ओलियम के प्रिपरेशन में ये यूज करते हैं अपन, ये SO3 बनेगा।
SO3 बनेगा और ये V2O5 के साथ रिएक्ट करेगा। इधर अपन ऑक्सीजन 18 ले लेते हैं, तो फिर इसमें एक ऑक्सीजन जो होगा ना वो ऑक्सीजन 18 होता है, मतलब ये अपन ऐसे लिख सकते हैं SO2 और एक जो ऑक्सीजन ऐड होता है ना इसमें, ये ऑक्सीजन 18 होता है, मतलब इसका एक ऑक्सीजन इसमें चला जाएगा और इससे एक ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाता है, दैट इज द मैकेनिज्म वी आर राइटिंग। और V2O5 में जो ऑक्सीजन 18 है ना वो एक ऑक्सीजन इसमें ऐड होता है और ये O2 जो है वो इसमें ऐड होता है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं अपन से कि बताओ इसमें जो ऑक्सीजन ऐड होगा वो ये वाला ऑक्सीजन ऐड होगा या ये वाला ऑक्सीजन ऐड होगा, वो ये वाला होता है मैकेनिज्म। पहले ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये बना लेगा और ये V2O4 बन जाएगा, फिर V2O4 को अपन O2 से रिएक्ट करवा के V2O5 वापस बना देते हैं। दैट इज हाउ इट फॉर्म्स। हाँ, तो क्यों वो कह रहा है कि इतने कम टेम्परेचर पे बॉयल होता है, कोई बात नहीं, ये तो डायरेक्टली ऑक्सीडेशन है ना, ए वाले मेथड का कोई नाम नहीं होता, वो तो डायरेक्टली ऑक्सीडेशन होता है। अब जैसे अमोनिया है वो तो 35 पे बॉयल होता है, तो अपन ये थोड़ी कहेंगे कि इतने कम टेम्परेचर पे बॉयल होता है, तो क्या हुआ भाई, HCl तो -165 पे बॉयल होता है। अब बताओ, तो अपन को नहीं कहेंगे कि अच्छा इतने कम टेम्परेचर पे, हाँ क्योंकि वो इसलिए तो रूम टेम्परेचर पे वो गैसेस होते हैं भाई, रूम टेम्परेचर पे जो गैस होगा वो काफी कम टेम्परेचर पे बॉयल होता होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब अपन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि SO2 जो है ना, SO2 जो है वो रिडक्टिव ब्लीचिंग शो करता है, तो इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। अब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज में अपन कहेंगे भाई ठीक है, अगर अपन लिखें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के लिए तो ये प्रॉपर्टीज है, अपन फोर्थ लिख लेते हैं इसको। तो ये ना जैसे Fe+3 है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसको अपन अगर SO2 और H2O के साथ रिएक्ट करवा दें तो ये Fe2O3 Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ऑक्सीडाइज होकर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, इसको रिड्यूस किया ना इसने, तो अपन चाहे तो बैलेंस भी कर सकते हैं फैक्टर मेथड रेशियो से, वो ऐसे कर सकते हैं। पढ़ी तो लो भाई, बैलेंस हो गया, कोई डाउट है तो बोलो। हाँ कर दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब उसमें लिखने की जरूरत नहीं, सर वो 5th पॉइंट है, चलेगा ना, कर दो ना अपने आप से, क्योंकि मेरे दिमाग में ये आता है पहले कि भाई अब कौन सी प्रॉपर्टी, अब कौन सी प्रॉपर्टी, वो अपन को पता लगता है। और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी व्हेन इट इज मॉइस्ट, तो अपन ने क्या, मॉइस्ट मतलब वाटर ले रहे ना अपन, इसलिए इसको इससे रिएक्ट किया, वो अभी मॉइस्चर में, ठीक है, वी गेट द प्रॉपर्टीज। इवन MnO4 नेगेटिव, अगर अपन SO2 से रिएक्ट कर पाएंगे ना इसको, तब भी रिएक्शन होता है मॉइस्ट के साथ। H2O ले लेते हैं, सल्फेट बनाएगा ये, और एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट होता है, +H+I, एन फैक्टर से बैलेंस कर लेंगे, इसका एन फैक्टर 2 है, इसका एन फैक्टर 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बैलेंस करो। राइट, तो वी गॉट दैट कि भाई अपन को क्या करना है। ठीक है ना, तो अपन बता सकते हैं कि अपन को क्या बताना है। अब मैं शेप वगैरह की बात नहीं कर रहा, अपन को पता है शेप क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, वो सब अपन को पता है, वो अपन ने पढ़ रखे हैं। और कुछ और रिएक्शन लिख लेते हैं अपन, जैसे इसमें ना रिएक्शन ए कर लेते हैं, बी कर लेते हैं, कुछ रिएक्शन और पढ़ लेते हैं अपन। हाँ हाँ, ये रिएक्शन तो रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंस भी किया ना अपन ने, तो क्लास में बैलेंस किया अपन ने, ये सब एन फैक्टर से चल रहा है, सब एन फैक्टर रेडॉक्स रिएक्शन में सीखा ना अपन ने, रिडक्शन ऑक्सीडेशन में। तो रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बता रहा हूं तो आपको रिएक्शन याद करने होंगे। SO2 के साथ रिएक्ट करूंगा तो PbSO4 बनेगा, व्हाइट पीपीटी। ये सारे रिएक्शन आपको याद करने होंगे। और अगर मैग्नीशियम और Fe के साथ अगर आप रिएक्ट करोगे ना SO2 के साथ, तो ये 2 टाइप के प्रोडक्ट बनाएगा, एक तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ये और लिखा है, मैग्नीशियम को SO2 के साथ रिएक्ट करोगे ना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड बनाता है, सल्फर बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फाइड दोनों बनाएगा। Fe होता तो भी ऐसी रिएक्शन करेगा। अगर अपन इसको ड्राई पोटेशियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं
आप पोटेशियम के साथ SO2 को रिएक्ट करवा दो तो ये K2SO3 बना देगा और K2H2O3 बना देगा, मतलब सल्फाइड भी बनाएगा और थायोसल्फाइड भी बनाएगा पोटेशियम के साथ, सल्फाइड भी बनाएगा, थायोसल्फाइड भी बनाएगा। और बैलेंस भी कर सकते हैं, K2 है तो 4 कर लो, सल्फर है तो 3 कर लो, you'll get that। फिर अपन बोल सकते हैं कि भाई ठीक है, वी गॉट दैट लाइक दिस। और इवन अगर अपन मतलब ये देखा जाए तो ये तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन है, यहाँ पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी पड़ रहा है। ये तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज भी हो जाएगा क्योंकि अपन रिएक्ट करेंगे ना उसके साथ। ये सब रेडॉक्स रिएक्शन अपन ने बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ सकते हैं। बाकी मैं ज्यादा नहीं लिख रहा क्योंकि फिर अपन उसको ना उसमें लिख सकते हैं, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस में। एक और लिख लेते हैं, SnCl2 को अगर अपन रिएक्ट करेंगे विद SO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, सीधा सीधा HCl एक्सेस में लेना पड़ता है अपन को, ट्वाइस ऑफ SnCl2 प्लस H2O प्लस सल्फर, तो इसमें ना अपन को पीपीटी ऑफ सल्फर बनता है, सल्फर का पीपीटी बनता है, दैट इज येलो पीपीटी ऑफ सल्फर, वो बन जाता है, ये सल्फर का पीपीटी हो गया। ये रिएक्शन तो अपन को आनी ही चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड, अब SnC2 मतलब SN वैसे ही रह जाएगा, नहीं नहीं अपन ने रिएक्शन लिखा होगा ना SnCl2 में, ऑब्वियसली बात है ये Cl अपन ने ऐड ही किया, अपन ने 4 नहीं लिखा है, इसको 4 करेंगे ना, तभी तो इतना सारा HCl लिया ताकि ये ऑक्सीडाइज हो, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज बताई ना इसमें तो अपन ने, यहाँ D से लेके ये रिड्यूसिंग, ऊपर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बताई अपन ने, नीचे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बताई अपन ने, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वो, क्योंकि ना तो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है सल्फर, अगर हाईएस्ट में होता तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और अगर -2 में होता तो रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर ना तो हाईएस्ट है ना लोएस्ट है तो दोनों जैसे बिहेव करेगा, सो इट इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों जैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, हाईएस्ट में तो ऑक्सीडाइजिंग होता है, अरे भाई पढ़ा ना अपन, वो मतलब ट्रस्टेबल सीरीज पढ़ते ना अपन लास्ट ईयर, हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लोएस्ट नेगेटिव है तो रिड्यूसिंग एजेंट, लाइक दैट। ABCR reducing property, DEF are oxidizing property. अगर आपको समझ में आ जाए तो आप ना ओके नहीं लिखना, ओके आंसर मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, कि मुझे लगता है कुछ पूछा है और बाद में मुझे लगता है अच्छा ओके लिखा हुआ है, तो अपन बिल्कुल डायरेक्टली आपको समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब ये रिडक्टिव ब्लीचिंग में यूज होता है, मतलब टेम्परेरी ब्लीचिंग में यूज होता है, ये तो अपन को पता है। यूजेस नहीं लिखा है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन, और ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर लिखते हैं, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। देख भाई, H2SO3, H2SO4, H2S2O3, H2S2O4, H2S2O5, H2S2O6, H2S2O7, H2S2O8, even H2SO5, ये ऑक्सी एसिड्स हैं अपने पास ऑफ सल्फर। अब इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं
जो सॉल्यूशन स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये जो है ना, ये ऐसे एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, अपन को बनाना पड़ता है इनको एसिड के फॉर्म में। मतलब जैसे मान लेते हैं कोई एक है, ये Na2H2O3 है, तो ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, ऐसे नहीं करता। अगर अपन को ये बनाना है तो इसका अपन को क्या करना होगा, एसिड के साथ रिएक्शन करना होगा, तो ये बनेगा। So most of them, these exist in salt solution form. Solution form. तो most of them जो होते हैं ना acids, they are existing in the salt solution form. Most of them exist in a salt solution form. तो सभी के स्ट्रक्चर्स अपने पढ़ रखे हैं भाई, सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से सभी के स्ट्रक्चर्स अपन लिखते हैं। अगर नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हर एक सल्फर के बीच में एक ऑक्सीजन होता है, नॉर्मल से ज्यादा है तो 2 ऑक्सीजन होते हैं, और अगर नॉर्मल से कम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो सल्फर सल्फर बॉन्ड होंगे। इन सब में सल्फर सल्फर बॉन्ड है, इन सब में सल्फर सल्फर बॉन्ड है। ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से अपन स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए हैं इनके, केमिकल बॉन्डिंग में, बिल्कुल केमिकल बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट। तो अब अपन ये SO2 में इतना काफी था अपने लिए। SO2 मतलब ब्लीचिंग एजेंट है, मैं आपको पहले बता चुका था, और ये अपने पास कंपाउंड्स हैं उनके, और इनके स्ट्रक्चर बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का स्ट्रक्चर आपको पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि मतलब उसमें सारे स्ट्रक्चर्स अपन ने काफी डिटेल में पढ़े हुए हैं। फास्फोरस में PO बॉन्ड बनेगा पहले, बाकी सभी एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स के लिए अपन ने कहा कि भाई ये कंसेप्ट फॉलो करते हैं अपन कि अगर नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हर एक मल्टी सेंट्रल एटम के बीच में एक ऑक्सीजन होगा। अगर नॉर्मल से ज्यादा है तो 2 ऑक्सीजन होंगे, और नॉर्मल से अगर कम है तो फिर उनमें मल्टी सेंट्रल एटम में बॉन्ड होता है। ये सॉल्ट सॉल्यूशन में इसलिए एग्जिस्ट करेंगे ना ये वाले, क्योंकि इनमें जो स्ट्रक्चर है ना वो ऐसे है, जैसे Na2H2O3 है। अगर आप इनको प्रोटॉन दोगे ना तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है इनकी, रेजोनेंस स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अगर होता तो थायोसल्फेट है ना, एक ऑक्सीजन की जगह एक सल्फर लिखना पड़ेगा, तभी तो आप इनका सल्फर निकाल के, ये H2SO4 का ये सल्फ्यूरिक एसिड है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड है। तो अब इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। इसके स्ट्रक्चर जैसे किसी ने पूछा सर इसका स्ट्रक्चर बना दो, तो सल्फर सल्फर नॉर्मल से ज्यादा है, ये +7 आ रहा है अपने पास, तो नॉर्मल से ज्यादा है 8 होने की वजह से चलो भाई बना देते हैं, 2 ऑक्सीजन एटम होंगे, 2 सल्फर के बीच में 2 ऑक्सीजन, ये लो बन गया। मल्टी सेंट्रल एटम करके बनाए ना लास्ट में, उसमें पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, ये हो गया। जिसका बोलोगे आपने बना दिया। ठीक है, तो आप उनके स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये थायोसल्फेट था ऐसे, और थायोसल्फेट तो मतलब अगर देखेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट में तो स्ट्रक्चर वगैरह बना के ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह भी काफी पूछे हैं, और उसमें अपन ने पूरा मतलब एप्लीकेशन बड़ा डिटेल में पढ़ते हैं उसको। अब अपन एक कंपाउंड पढ़ लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये अपने काम का होगा। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का सो प्रिपरेशन कर लेते हैं। सो प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 बाय अपन कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये मैन्युफैक्चर मेथड पढ़ रहे हैं। सो अपन क्या करते हैं, या तो आप डायरेक्टली सल्फर ले लो या सल्फाइड और ले लो।
ये स्टेप ले लेते हैं अपने, स्टेप 1। अब सल्फर या फिर सल्फाइड और, सल्फर प्लस सल्फाइड और नहीं लिखेंगे, सल्फर या फिर सल्फाइड और। आप क्या करो, इसका रोस्टिंग करो। जब आप रोस्टिंग करोगे तो इसके साथ क्या बनेगा अपने पास, SO2 बनेगा। तब आप स्टेप 2 करो, इसमें SO2 बनेगा, इसको हटा दो, SO2 बनेगा। आप सीधे SO2 लिख सकते हो क्योंकि कोई बैलेंसिंग थोड़ी लिख रहे हो आप, रोस्टिंग लिख रहे हो बस। अब आप क्या करो, देन अब जब SO2 होगा ना, है ना, अपन SO2 के साथ रिएक्ट कर पाए ना, तो SO2 को जब अपन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे ना, तो ये बनाएगा SO3। और अभी अभी अपन ने लिखा ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से, जिसमें मैकेनिज्म की बात कर रहा था, इसलिए तो मैकेनिज्म की बात कर रहा था ऑक्सीजन 18 लिख के, क्योंकि अपन से पूछ सकते हैं। तब आप SO2 को SO3 में कन्वर्ट कर लो। अब जो यहां पर SO2 ये SO3 बनेगा ना, इसमें इंप्योरिटीज होते हैं। सो इंप्योरिटीज लाइक आर प्रेजेंट। तो मेनली जो इंप्योरिटीज होते हैं वो होते हैं क्या, आर्सेनिक ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड। मैं पहले सिंबल लिखना चाहता था, आर्सेनिक ऑक्साइड होता है, ये इंप्योरिटीज होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, पहले इंप्योरिटी को रिमूव कर लेंगे, आर्सेनिक ऑक्साइड को। सो आफ्टर रिमूविंग द इंप्योरिटीज अपन ये बना लेते हैं। तो अब मैं चाहता था कि थोड़ा सा इंप्योरिटी रिमूव करके और फिर अपन उसको कन्वर्ट कर लेते हैं ना इसमें। मैंने यहाँ लिख दिया एक्चुअली इंप्योरिटीज, मैं चाहता था यहाँ इंप्योरिटी लिखते आप, फिर उसके बाद अपन ऐसा करते हैं। वैसे शायद किसी ने नहीं लिखा होगा तो मैं यही लिख लेता हूँ। इसमें सल्फाइड हो रहा है प्लस मेटल ऑक्साइड, क्योंकि सल्फाइड हो रहा है तो मेटल ऑक्साइड भी लिख लेता हूँ। अब ऐसा ना हो कि मैंने जब लिखा नहीं तो तुम भी ना लिखो, सो गड़बड़ ना हो जाए। एंड इम्प्योरिटी लाइक आर्सेनिक ऑक्साइड, मुझे ना ज्यादा लिखना पड़ता, मैंने इसलिए इसको हटाया। देन आफ्टर रिमूविंग द इम्प्योरिटी, द इम्प्योरिटी SO2 जो है उसको अपन O2 से रिएक्ट करेंगे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ टू गेट कन्वर्ट इनटू SO3, ये बना देंगे। अब थोड़ा ठीक है, तो प्योर SO3 बन गया। अब SO3 को अपन क्या करेंगे, आफ्टर रिमूविंग द इम्प्योरिटीज ये रिएक्शन करेंगे। ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ऑब्वियसली बात है, फॉर्मेशन है, दोनों कंबाइन होंगे तो एक्सोथर्मिक होगा। काफी ज्यादा हीट भी लिबरेट होता है। सो अराउंड 196 किलो कैलोरीज ऑफ हीट इज लिबरेट, किलो जूल्स ऑफ हीट इज लिबरेट, काफी ज्यादा होता है ये, इतना हीट। इट इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो अपन को पता है कि भाई वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो बाकी सारे फैक्टर्स आ गए, लो प्रेशर, हाई प्रेशर होना चाहिए और लो टेम्परेचर होना चाहिए, इसलिए मैंने वो लिख दिया। ठीक है, वो फेवरेबल कंडीशन हो जाएंगे। ठीक है, अब प्रेशर भी ज्यादा नहीं होता, 2 एटमॉस्फेयर के आसपास होता है, और टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं होता, इट इज मतलब 500 डिग्री के आसपास होगा, वो भी रेट बढ़ाने के लिए 720 केल्विन, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए। तो इतना तो बढ़ाओ कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम। अपन को सारी चीजें पता है। अब अपन क्या करेंगे, नाउ जो SO3 बनेगा ना, इट इज एब्सॉर्ब्ड in concentrated H2SO4 to get oleum. Oleum होता है H2S2O7, that is 90 to 98 to 96% प्योर, 96 to 98 लिखना चाहिए।
96 to 98%। प्योर सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और जब अपन को इसको डाइल्यूट करना होता है ओलियम को, तो इसमें क्या करते हैं अपन, पानी में इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, क्योंकि इसका रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक होता है। सो अगर हमें H2SO4 को डाइल्यूट करना है तो हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी में डालना होता है। ऐसे पहले बहुत सारा वाटर ले लेंगे, बाद में उसके ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे। प्रॉपर्टीज, इट इज कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है। और बैटरी एसिड यूज होता है, इसलिए अपन को कभी कभी इसकी डेंसिटी भी पता होनी चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वी कैन राइट लाइक दिस। वो एट 298 केल्विन, ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर चेंज होगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। अब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होता है, वी नो दैट। इट एक्ट एज एसिड, H2SO4 को अगर डिसॉल्व करेंगे तो ये कंप्लीटली कन्वर्ट होता है इसमें H+ आइन और HSO4 नेगेटिव आइन। लेकिन HSO4 नेगेटिव आइन होगा तो वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा इनटू H+ आइन एंड सल्फेट आइन, और इसका Ka2 बोलते हैं अपन उसे 1.2 इंटू 10⁻⁻²। ये उसका Ka, तो बन गया ना H2SO4। ये ओलियम बना ना, तो ओलियम को आप पानी में डाल लेना धीरे धीरे, बना ना 2H2SO4। H2SO4 ही तो बना। तो ओलियम के फॉर्म में बना के रखता है H2SO4, राइट? So we got that. अब थर्ड पॉइंट वी कैन राइट दैट। अब मुझे ये नहीं लिखना इट एक्ट एज एसिड, इट हैज टू ऑक्सी एसिड, दो टाइप से बना सकता है लाइक दैट। तो एक ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, वो बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? डिसोसिएट होता है 2 स्टेप में, वो सब आपको पता है। इट कैन फॉर्म 2 सॉल्ट, है ना? एक तो बना सकते हैं अपन Na2SO4 बना सकते हैं, एक बना सकते हैं सोडियम बाइसल्फाइड। तो एक तो बाइसल्फाइड सॉल्ट बनता है, एक सल्फेट सॉल्ट बनता है, तो हम बनाएंगे ना सल्फेट और बाइसल्फाइड सॉल्ट टाइप ऑफ सॉल्ट। अपन सबको पता है यार, ये 2 सॉल्ट बनाएगा ऐसे, मतलब कुछ ऐसे लिखो जो हमें नहीं पता हो। अब देख H2SO4 के स्ट्रक्चर अपन को पता है, उसमें 2 OH बॉन्ड है। अगर 2 OH बॉन्ड होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगा, सो इट हैज लो वोलेटाइल नेचर। इसका वोलेटाइल नेचर नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग बनेगा ना। इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं ना, तो इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे HNO3 था तो उसमें एक ही OH था, इसलिए उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा नहीं थी। H2SO4 का विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का अट्रैक्शन होगा। So due to its low volatile nature, it can be manufactured from the salt of low volatile acids. इसका मतलब है मुझे इस सेंटेंस से ये पता चलेगा कि अगर मेरे पास NaCl है तो HCl एसिड से बना होगा, जबकि HCl रूम टेम्परेचर पे गैस होता है और ये लिक्विड होता है। तो अगर मैं इसको रिएक्ट करूंगा ना H2SO4 से, इट कैन फॉर्म Na2SO4।
प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स। मतलब जो ज्यादा वॉलेटाइल एसिड्स होते हैं वो बड़ी जल्दी बन जाते हैं। Can be used to manufacture the salt from the salt. It can be used to manufacture ना। और इतना अच्छा मतलब ये मैन्युफैक्चर के लिए यूज होता है, जैसे कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, so due to its volatile nature it can be used to manufacture the more volatile acids from their salt, थोड़ा सेंटेंस चेंज किया मैंने। तो इसका वॉलेटाइल नेचर मतलब NaCl, NaBr, Na2S, जो भी ज्यादा वॉलेटाइल है ना इससे, वो सारे के सारे प्रिपेयर हो सकते हैं इससे। कि फिर अपन को पता चलता है कि भाई NaNO3 से H2SO4 रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो अपन ये चेक करेंगे वो ज्यादा वॉलेटाइल है या कम वॉलेटाइल। अगर ये ज्यादा वॉलेटाइल है इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो बहुत अच्छा होता ही है, अपन को पता है। इट इज अ वेरी स्ट्रांग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। It is a very strong dehydrating agent. Dehydrating agent तो कैसे, अगर अपन ग्लूकोज को रिएक्ट करते हैं, इवन शुगर, जो घर में शुगर होता है, अगर हम C12H22O11 को concentrated H2SO4, दिस इज अ शुगर, अगर अपन इसको concentrated H2SO4 से रिएक्ट करते हैं तो सीधा का सीधा 11H2O बाहर निकल जाएगा, 12 कार्बन बनेंगे, दैट इज अ ब्लैक रेसिड्यू। ब्लैक 4 बनेगा, ब्लैक रेसिड्यू बनेगा, प्लस सीधा 11H2O वेपराइज हो जाएगा, प्लस SO2 बनेगा। ये अपन ने पढ़ा हुआ है, अपन ने पढ़ा हुआ है, मतलब अभी बायोमोलिक्यूल्स में अगर पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स, तो बायोमोलिक्यूल्स में एक ये रिएक्शन है, वो अपन लिखते हैं ना कि भाई कैसे, हाउ इट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम दैट, राइट ना, ये डिफरेंशिएट कैसे करते हैं अपन दैट विद ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज जो होता है वो कोल्ड H2SO4 से रिएक्ट कर लेगा, लेकिन ग्लूकोज सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करता है, डिहाइड्रेशन जो करता है। हो गया, तो अपन नेक्स्ट पेज सर हाँ, बस थोड़ा सा मुझे ना यूजेस वगैरह नहीं लिख रहा हूं मैं, अदरवाइज आप एक बार NCERT से पढ़ के यूजेस भी लिख सकते हो सबके। मैं चाहता था कि मैं खुद ही लिखूं यूजेस, लेकिन सब कुछ पका पकाया देना पड़ेगा। तुम लोग यूजेस तो लिखोगे कम से कम। अब एक और प्रॉपर्टी लिखेंगे अपन, जैसे मतलब अपन ने रिएक्शन ऑफ HNO3 लिखा था ना अपन ने, हाँ यार पूछ लेते हैं यूजर्स, कभी कभी पूछ लेंगे तो क्या कर लूंगा, नहीं पूछते लेकिन पूछ लेंगे तो क्या करूंगा मैं, पर तो तुम लोग कहोगे सर आपने बताया नहीं, हमने पढ़ा। अब देखो, एक मिनट कॉपी करना था, हाँ कॉपी करना था। अच्छा कॉपी करना था, मुझे लगता वो सबने कहा ना डन डन लिखा, तो मुझे लगा अच्छा हो गया, कर लो कॉपी। कोशिश करो जितना अपन पढ़ रहे हैं ना
जो बोल रहा हूं उसी तरीके से अपन उसको याद रखें। डन सर। हो गया? ठीक है। यस सर। तो बायोमोलिक्यूल्स में अपन पढ़ते हैं वो रिएक्शन, मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बताऊंगा मैं। अगर हम जो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कुछ बोल रहा है भाई कोई? is a moderate hot concentrated H2SO4 is a moderate oxidizing agent. Right? Which reduces to SO2. पता अगर अपन किसी एलिमेंट्स को रिएक्ट करेंगे ना, मेटल या फिर आप नॉन मेटल, अगर इसको अपन रिएक्ट करेंगे ना विथ concentrated H2SO4, it will get converted into, अगर मेटल है तो मेटल सॉल्ट, और अगर नॉन मेटल है तो ऑक्साइड में, प्लस आप SO2 लिख दो प्लस H2 लिख दो। तो for dehydrating fructose cold H2SO4 is used, right? हाँ बिल्कुल, मैंने लिखा भी हुआ है बायोमोलिक्यूल जिसमें हो गया जिसका उसको पता है। मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ। जैसे अपन कॉपर को रिएक्ट करेंगे ना, मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बात कर रहा हूँ H2SO4 के साथ, तो आप क्या करो, कॉपर सल्फेट बना दो, SO2 बना दो और H2O बना दो। लो भाई हो गया, कॉपर सल्फेट बनाया, SO2 बनाया और इसको ट्वाइस लिया था तो और H2O बनाया, हो गया। अगर मान लेते हैं कि इसकी जगह मेरी मर्जी में कार्बन से रिएक्ट करना होगा तो ठीक है, आप कार्बन से रिएक्ट करवा लो, H2SO4 है तो आपने कहा नॉन मेटल है तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बना दो, CO2 प्लस H2O प्लस SO2 बना दो, हो गया। अगर मैं नॉन मेटल में सल्फर ही ले लूं तो आपने कहा ना एलिमेंटल सल्फर, वो एलिमेंट जैसे, अगर मेरी मर्जी में तो सल्फर ले लूंगा, हाँ तो भी अपन ऑक्साइड बना देंगे। आप SO2 बना दो, H2O बना दो, और नॉन मेटल के लिए ऑब्वियस सी बात है एक SO2 और बना दो। ट्वाइस ऑफ एक SO2 हो जाएगा, इधर भी अपन SO2 कर लो, सो ट्वाइस ऑफ SO2 हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ H2O। और बैलेंस आप कर लोगे हिट एंड ट्रायल मेथड से, क्योंकि सीधा सीधा सॉल्ट ही तो बना रहे हो आप, सीधा सीधा सॉल्ट ही तो बना रहे हो, सीधा सीधा सर 103 है ना? कोई डाउट है? सर थर्ड वाले रिएक्शन में कर लो ना अपने आप ऐसे, मेरे ख्याल से ये भी 3 हो जाएगा, नहीं एक सल्फर ऑलरेडी है उसमें, तो बैलेंस अपन इजीली कर सकते हैं क्योंकि इसमें बैलेंसिंग अपन से जनरली पूछते नहीं है। सर थर्ड वाले रिएक्शन में SO3 होना चाहिए। नहीं भाई, हमेशा SO2 ही बनेगा, जैसे अपन ने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में कहा था ना NO2 बनेगा, तो ये जो दो SO2 अलग अलग लिखा है, हाँ 2 बार SO2 लिखा है ना, 2SO2 प्लस SO2, हाँ तो वो 3SO2 बन जाएगा, हाँ सर कर लेंगे वो इसके हिसाब से लिखा, एक बार CO2 और इसका H2SO वो SO2, इसलिए वो ऐसे कर दिया हमने, इसलिए वो ऐसे लिखा हमने, एक सल्फर उसका एक सल्फर उसका, इसलिए वो वैसे कर रहा हूं कि एक SO2 इसका, जैसे एक CO2 इसका, SO2 इसका और बाकी 2 SO2 उस टाइप से, तो थोड़ा वो मैच करे। अब एक बात तो ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर अपने पास जैसे सल्फर H2SO4, अगर आप इसको PCl5 से रिएक्ट करवा लो कोई बात नहीं, तो अगर किसी में OH है तो अपन क्या करेंगे, उसको Cl में कन्वर्ट करेंगे, SO2Cl2 बना सल्फ्यूराइल क्लोराइड, बस इसको थोड़ा एक्सेस में ले लेंगे अपन,
ट्वाइस। अगर 1 मोल होगा तो अपन 1 ही रिप्लेस, वैसे 1 मोल वैसे नहीं देते हैं, ऐसे ही देंगे। That is how the product is. भाई कहीं भी OH हो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप PCl5 से रिएक्ट करोगे तो मैं उसको Cl में कन्वर्ट करूंगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो OH H2SO4 का है या HNO3 का है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यूजेस वगैरह में तो मेन यूज इसका फर्टिलाइजर में भी होता है और बहुत सारे पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी होता है, और यूजेस तो बहुत सारे होते हैं इसके। मतलब अगर देखा जाए तो किसी भी कंट्री का प्रोग्रेस जो है ना, डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है, वो यूज ऑफ H2SO4 से पता चलता है। जिस कंट्री में जितना ज्यादा H2SO4 यूज होता है, ऐसे नहीं फेंकते हैं, यूज होता है, वो उतना ही ज्यादा डेवलप्ड कंट्री भी होता है। आप बोलोगे तो हम लिख देंगे भाई इसमें, और क्या फर्टिलाइजर में होता है। फिर पेट्रोलियम इंडस्ट्री, स्टोरेज बैटरी, है ना, डिटर्जेंट इंडस्ट्री। मतलब ऐसा कोई मतलब वो नहीं होता प्रोसेस, या कहीं ना कहीं तो अपन को मतलब यूज करना ही होता है। H2SO4 बैन नहीं हो सकता कभी किसी कंट्री में। H2SO4 नहीं होगा ना, कंट्री नहीं चलेगी, फैक्ट्री सारे बंद हो जाएंगे। बाकी आप लिख सकते हो, मैं उसमें ज्यादा नहीं जा रहा। अब ना सल्फर के 2 और कंपाउंड हैं जो एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है, स्टेट बोर्ड के बुक में भी मेंशन नहीं है, लेकिन उनसे क्वेश्चन आता है, और अच्छा क्वेश्चन उन्हीं से आता है। तो आप उन्हें इंपॉर्टेंट पार्ट भी लिख सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक तो H2S है जो अपन को पढ़ना पड़ेगा। सो मैं प्रिपरेशन की बात करूंगा, ठीक है ना। तो एक तो प्रिपरेशन हो जाता है किप्स एपरेटस में, एपरेटस है APPERATUS। सो किप्स एपरेटस में अपन क्या करते हैं कि FES रखते हैं, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो FeSO4 बनता है और H2S बनता है। स्कूल में कभी कभी ना अपन जब कैटाइंस का टेस्ट करते हैं तो वो H2S बनाते हैं, मतलब H2S बनाते हैं कैटाइंस के टेस्ट के लिए। तो अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनते हैं तो जो एपरेटस रखा होता है उसी को अपन कहते हैं किप्स एपरेटस, लैब में देखने मिल जाता है। प्योर H2S बनाना है तो मैं एंटीमनी सल्फाइड से बनाऊंगा। Sb2H3 को HCl से रिएक्ट करूंगा तो प्योर H2S बनेगा, दैट इज SbCl3 बनाएंगे अपन प्लस थ्राइस ऑफ H2S। अब बैलेंस कर दो, क्योंकि ये थ्राइस था इसलिए थ्राइस लिखा मैंने, इसको ट्वाइस था तो ट्वाइस लिखा, निकाल दे। अब ये मेनली अपन से पूछ लेते हैं, प्योर वाला नहीं पूछते हैं, लेकिन 2 मेथड तो कम से कम लिख ही लेते हैं। अब अपन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ज्यादा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है H2S है। प्रॉपर्टीज में एक तो अपन लिख लेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं डायरेक्टली, क्योंकि मतलब मेंस वगैरह में कम ही पूछते हैं, लेकिन एनसीईआरटी मतलब उसमें एडवांस में तो बहुत पूछेंगे H2S और सोडियम थाइसल्फेट। सो अगर अपन इस हैलोजन से रिएक्ट करेंगे तो सिंस हैलाइड्स वाले वो ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं ना, तो कम वॉलेटाइल से ज्यादा वॉलेटाइल एसिड बड़ा इजीली बन जाता है, ये येलो पीपीटी जैसे होता है। दूसरा रिएक्शन अपन लिख सकते हैं, अगर H2S को SO2 से रिएक्ट करोगे तो अपन बनाएंगे सल्फर और H2 बनता है। अब बैलेंस कर लेना, ट्वाइस कर देता हूं तो इसको मतलब
ऐसे सल्फर बना देंगे, थ्राइस कर लेंगे इसको, और इसको ऐसे बैलेंसिंग आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। 2 ऑक्सीजन है तो अपन को ट्वाइस करना होगा, तो इसको ट्वाइस करना। थ्राइस H2S जो है वो H2O2 से रिएक्ट करेगा। पेरोक्साइड हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, तो H2O प्लस O2 प्लस सल्फर में कन्वर्ट। फोर्थ रिएक्शन इन सब में मोस्टली तुम देख रहे हो कि सल्फर ही बन रहा है, बट अगर ओजोन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सीडाइज काफी ज्यादा होगा। ओजोन इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2S। अब ये फिफ्थ वाले पॉइंट का भी ध्यान रखना, इसके अलावा फिफ्थ वाला पॉइंट, और ये सारे रिएक्शन जितने लिख रहे हैं ना, मैं बड़े सिलेक्टेड रिएक्शन लिख रहा हूँ H2S में, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं है ना, तो मैंने भी बड़े सिलेक्टिव रिएक्शन लिखे हुए हैं, इसलिए आपको सारे रिएक्शन रटे हुए होने चाहिए। इट्स रिएक्ट्स विद MnO4 नेगेटिव, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट या एनी डाइक्रोमेट, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट in acidic medium to convert to sulfur। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप होगा अपने लिए। और फिर अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं पॉलीसल्फाइड्स। पॉलीसल्फाइड्स में क्या होता है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको H2S से रिएक्ट करो आप, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फाइड, एसिड बेस रिएक्शन है, अमोनियम सल्फाइड बन जाएगा और H2O बन जाएगा। लेकिन अगर अपन एक्सेस में लेने H2S, but if excess of H2S is used, we get polysulfide, that is ammonium polysulfide। इधर X का वैल्यू जो है 2 to 6 तक हो सकता है, and this is called yellow ammonium sulfide बोलते हैं। सो अगर ये X होता है तो इसको अपन येलो अमोनियम सल्फाइड बोलते हैं। येलो अमोनियम सल्फाइड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए, इसका यूज मैंने शायद आपको कुछ स्टूडेंट को तो मैंने बता रखा है, कुछ स्टूडेंट को तो मैंने बता रखा है जिन्होंने मतलब कि एक बार में एक ही NO2 को रिड्यूस करता है, NO2 को रिड्यूस करता है एल्यूमिनियम सल्फाइड, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और एक बार में अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा NO2 है तो एक बार में एक ही NO2 को रिड्यूस कर पाता है येलो अमोनियम सल्फाइड। एक तो H2S काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड था अपने लिए। एक और कंपाउंड है जो इंपॉर्टेंट है लेकिन एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं है और स्टेट बोर्ड के बुक में भी गिवन नहीं, बट वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। तो दूसरा जो कंपाउंड था वो था सोडियम थायोसल्फेट, Na2S2O3। सर एक सेकंड, लास्ट पेज दिखाना। प्रीवियस पेज अभी नहीं लिखा, मैं बता देता हूँ, प्रीवियस पेज लिख लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लो लिख लो, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो, अपन आगे पढ़ लेंगे फिर। तो हो गया। ठीक है, हम थोड़ा सा अपन रुक जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सोडियम थायोसल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और अपन से क्वेश्चन भी काफी पूछते हैं इसमें। सोडियम थायोसल्फेट, इसके सारे रिएक्शन, अगर कोई एडवांस के बारे में अच्छे से सोच रहा है तो उसको इसके सारे रिएक्शन पता होने चाहिए। सोडियम थायोसल्फेट, चलो प्रिपरेशन की बात करते हैं डायरेक्टली। एक होता है कि भाई अपन देख
Na2SO3 है अपने पास, अगर इसमें एक और सल्फर आ जाए तो मैं इसको Na2S2O3 में कन्वर्ट कर दूंगा। सो इसको बॉयल करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो डायरेक्टली Na2SO3 को सल्फर के साथ अगर अपन बॉयल करते हैं तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा Na2S2O3 में। एक तो ये मेथड है डायरेक्टली। दूसरा मेथड है अपने पास कि अगर अपने पास सल्फर है और मैं इसे NaOH के साथ रिएक्ट करूं तो भी अपन इसे Na2S2O3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लस Na2S प्लस H2O। ये एक मेथड है, बैलेंस करना आना चाहिए अपन को। मैं इसको 4 ले लेता हूँ, इसको 6 ले लेता हूँ, तो फिर इसको अपन ऑब्वियस सी बात है Na2S2O3 इधर भी है तो मैं इसको ट्वाइस ले लेता हूँ ना, और बैलेंस कर लेता हूँ। बाकी पानी बना लेंगे तो 3H2O आ जाएगा। एक तो ये है। थर्ड अपन लिखते हैं दैट इज Na2S से भी बना सकते हैं अपन, उसको अपन स्प्रिंग्स मेथड बोलते हैं। स्प्रिंग्स मेथड बोलते हैं या स्प्रिंग रिएक्शन बोलते हैं, उससे बना सकते हैं। स्प्रिंग्स रिएक्शन में अपन क्या करते हैं कि भाई Na2S जो है ना उसको रिएक्ट करते हैं I2 के साथ और Na2S2O3 के साथ। ये कभी कभी पूछ लेते हैं अपन से, वैसे ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो नेम रिएक्शन जैसे स्प्रिंग्स रिएक्शन तो शायद कभी पूछ लें अपन से, Na2S2O3 प्लस ट्वाइस ऑफ NaI, और या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज और Na2S को अपन I2 से रिएक्ट करेंगे। ये Na2S2O3 क्यों लिखा भाई मैंने, ये तो Na2SO3 है ना, तो I2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो अपन Na2CO3 भी ले सकते हैं। तो अपन इसको लिख सकते हैं दैट इज, इसको अगर अपन रिएक्ट करेंगे, एक मिनट है, अगर अपन इसको Na2CO3 से रिएक्ट करेंगे तो I2 से तो अपन लिख चुके हैं, अपन को तो डिफरेंट लिखना चाहिए। तो Na2CO3 रिएक्ट करेंगे तो मुझे और सल्फर चाहिए, तो SO2 के साथ। These both are called Springs reaction. Na2SO3। अब इसको बैलेंस कर देते हैं अपन, तो अपन के पास बैलेंसिंग के लिए, वैसे बैलेंसिंग तो कुछ तो नहीं है अपन से, लेकिन फिर भी अपन बैलेंस कर लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, इसको तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ और कार्बन निकाल सकता हूँ, ऑक्सीजन है ऑलरेडी मेरे पास। 4 सोडियम है तो मैं इसको 4 लिखूंगा, तो इसको ट्वाइस कर लेता हूँ। देखो अपने पास बैलेंसिंग हो गया, 4 और 2 6, ठीक है। ये स्प्रिंग्स रिएक्शन, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी इंपॉर्टेंट है और इसके प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है। ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर। कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एंड सॉल्युबल इन वाटर। दूसरा वी कैन राइट दैट इट एक्ट एज अ एंटीक्लॉर। एंटीक्लॉर, एंटीक्लॉर का मतलब क्लोरीन रिमूव करना, एंटीक्लॉर है ये, OR है, टू रिमूव क्लोरीन फ्रॉम द, टू रिमूव क्लोरीन फ्रॉम द सरफेस ऑफ फैब्रिक्स। मतलब जब अपन ब्लीच करते हैं ना ब्लीचिंग पाउडर से, तो ये क्या, क्लोरीन जो होता है वो सरफेस पे रह जाता है, जो क्लोथ्स वगैरह होता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्शन करवाते हैं इसका, तो टू एक्ट एज अ एंटीक्लॉर, टू रिमूव क्लोरीन फ्रॉम सरफेस ऑफ फैब्रिक्स वाइल जब इनको डाई करते हैं तब अपन को उसको रिमूव करना होता है, डाइंग द क्लोथ्स। तो एंटीक्लॉर में जो रिएक्शन होता है ना, वो रिएक्शन लिख देते हैं कि
भाई वो क्लोरीन के साथ क्या रिएक्शन होता है उसका, वो अपन को पता होना चाहिए। तो Na2H2O3 प्लस Cl2 वही तो रिमूव करना है अपन को इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर it will get converted into मतलब twice of NaHSO4 plus HCl, twice इसलिए Na बचे अपन NaHSO4 बनाएंगे, सल्फर हो गया ट्वाइस, बैलेंस कर देंगे बाकी। तो you can write like this, बैलेंस। बैलेंसिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, अपन से पूछते हैं कि बताओ रिएक्शन क्या होगा, और ये रिएक्शन तो जानबूझ के पूछते हैं अपन से। पता क्यों? क्योंकि मतलब बाकी जगह क्या होता है ना, वो रिएक्शन इसलिए अपन से जानबूझ के पूछते हैं क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ध्यान देना, अगर मैं I2 को रिएक्ट करवाता हूँ या Br2 विथ Na2H2O3, दिस इज कॉल्ड थायोसल्फेट का रिएक्शन है, जिसमें सेल्फ इंडिकेटर जैसे एक्ट करता है। ठीक है, फैब्रिक मतलब क्लोथ्स और क्या, जब उनको डाई करते हैं तो ये बनाता है ट्वाइस ऑफ Na प्लस Na2S4O6, ये बनता है भाई। और वो कभी कभी अपन से Cl2 से पूछ लेते हैं, अपन को Br2 भी ऐसे करता है, I की जगह Br आ जाएगा, अपन को लगता है चलो Cl भी ऐसे ही करेगा, बट Cl ऐसे नहीं करता। Cl में HCl और NaHSO3 बनता है, NaHSO4 बनता है, इसलिए वो जानबूझ के पूछते हैं अपन से ये रिएक्शन। दूसरा वी कैन राइट दैट Na2H2O3, अगर अपन इसको HCl से रिएक्ट करेंगे तो इट विल फॉर्म सल्फर प्लस, इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। This is a disproportionation reaction. This is a disproportionation reaction. ये SO2 जो गैस लिबरेट होता है ना, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला कि ये येलो पीपीटी और ये गैस लिबरेट करेगा। बट अगर अपन के पास इसकी जगह ये होता Na2SO3 और इसको HCl से रिएक्ट करता ना, तो ये क्या बनाता, SO2 बनाता लेकिन सल्फर नहीं बनाता, बट नॉट सल्फर। सल्फर वो सल्फर नहीं बनता, बट नॉट सल्फर। इसके सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक बात ध्यान रखना, सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। और एडवांस में अगर पूछेंगे ना अपन से कुछ, तो H2S और इसी से पूछेंगे, नहीं तो वो इनऑर्गेनिक सिर्फ मेटलर्जी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछ लेते हैं बस, बाकी नहीं पूछते वो। Na2S2O3.5H2, अगर आप इसे हीट करोगे ना, तो इट विल फॉर्म Na2S2O3 एट, और हीट करने के लिए क्या टेम्परेचर भी आपको याद रखना पड़ेगा कि आप कितना टेम्परेचर बोल रहे हैं, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि अगर आप इसे हीट करोगे ना 220 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर का डिफरेंस देखो कितना कम है, तो फिर उस केस में ये बनाएगा Na2SO4 प्लस पॉलीसल्फाइड, ध्यान देना, प्लस पॉलीसल्फाइड, ये बनेगा। प्लस पॉलीसल्फाइड, इसलिए इस रिएक्शन का ध्यान देना, हीट करने पे टेम्परेचर का ध्यान देना पड़ेगा कि डिहाइड्रेट होने के बाद फिर कितने टेम्परेचर पे ये बनता है। विथ मोस्ट ऑफ द कैटायंस ना ये व्हाइट पीपीटी बनाएंगे, विथ मोस्ट ऑफ द कैटायंस ये व्हाइट पीपीटी बनाएंगे। आवाज मतलब अगर लो आ रही है किसी को, तो मैंने कहा ना भाई ईयरफोन लगाओ ना थोड़ा आज,
है ना, आज के लिए लगा लो, क्योंकि मैं मुंबई से बाहर हूँ इसलिए थोड़ा सा वो मे भी पॉसिबल की आवाज कम आ रहा हूँ, लेकिन मैं ध्यान रखूंगा, थोड़ा जोर से बोलूं। So it forms white PPT. It forms white PPT. थोड़ा सा कॉपरेट करो अपन नेक्स्ट टाइम से, मतलब आवाज ठीक आएगी, है ना। व्हाइट पीपीटी विद कैटाइंस, तो मोस्ट ऑफ द कैटाइंस के साथ ना ये व्हाइट पीपीटी बनाएगा। जैसे बेरियम है तो बेरियम थायोसल्फाइड व्हाइट पीपीटी है, लेड थायोसल्फाइड व्हाइट पीपीटी है, सिल्वर का कोई भी सॉल्ट हो ना, हैलाइड्स, वो सारे के सारे व्हाइट पीपीटी बनाएंगे थायोसल्फेट। लेड के साथ, थर्ड पॉइंट के ब्रैकेट में लिखा है मैंने यहां पर ना, मतलब इसमें ना देख SO2 आया, इसमें SO2 आया, इसमें सल्फर आया, इसमें SO2 आया लेकिन सल्फर नहीं आया, तो नॉट लिखा हुआ है, नॉट सल्फर। मतलब अगर थायोसल्फेट होगा तो सल्फर आएगा और थायोसल्फेट नहीं होगा तो सल्फर नहीं आएगा, वो नॉट लिखा था यहाँ पर, देख लेना। Fe+3 के साथ बनाएगा, गोल्ड +3 के साथ बनाएगा, कॉपर +2 के साथ बनाएगा। पता, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ऐसे। PbS2O3 कोई भी सॉल्ट ले लो आप, सब व्हाइट पीपीटी। Fe के साथ ये ऐसे बनाता है, मतलब अपन को ये +3 है ना, तो ये 2 था, तो ये -2 था, अपन 2 ले लेंगे, बैलेंस करते हैं, और वी कैन राइट लाइक दिस। ऐसे भी बना सकते हैं। अगर गोल्ड, अब इसमें सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट कर लेते हैं अपन कि भाई अगर गोल्ड होगा तो अपन सोडियम के साथ ऐसे बनाते हैं, Na2, गोल्ड +3 है, S2O3 ले लेते हैं, AuStO3 और होल ट्वाइस, तो गोल्ड अगर +1 है तो भी बनाएगा, +3 है तो भी बनाएगा। इवन कॉपर के साथ तो अजीब ही कॉम्प्लेक्स बनाता है ये, Na4Cu6 S2O3, इसलिए कॉपर का कॉम्प्लेक्स पूछते भी हैं उनसे काफी बार, भाई कॉपर का कॉम्प्लेक्स बताओ क्या बनेगा, कॉपर का कॉम्प्लेक्स। ये तो फोटोग्राफी में बनता है, यूज्ड इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में अपन क्या करते हैं भाई, AgBr होता है अपने पास, इसको अपन सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्ट करवाते हैं, क्या बनेगा, AgS2O3, ये बनेगा अपने पास कॉम्प्लेक्स। तो ये जो फोटोग्राफी, वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ होते थे ना, जो वो रोल पे, कैमरे के रोल पे ये AgBr होता है, इट इज लाइट सेंसिटिव। और ऐसे रिएक्शन होता है, इट इज लाइट सेंसिटिव। तो अपन क्या करते हैं, वो कैमरे के रोल को सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं। जब उसे डिसॉल्व करेंगे तो वो जो फोटो आता है ना, जो पेपर पे जो फोटो आता है, वो ये होता है कॉम्प्लेक्स। तो कभी कभी अपन से फोटोग्राफी में पूछ लेते हैं, तो अपन को आना चाहिए। एंटी क्लॉर जैसे अपन ने लिख ही लिया कि भाई यूज होता है एज एंटी क्लॉर, अपन को पता है। बाकी आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में भी यूज करते हैं, ये टाइट्रेशन ही तो था।
ये टाइट्रेशन ही तो था। इसमें ये वॉयलेट कलर होता है, इंडिकेटर जैसे एक्ट करेगा, और ये कलरलेस होता है, इसको डिसॉल्व करेंगे। तो जब ये कलरलेस होता है तो एंड पॉइंट आ जाता है, टाइट्रेशन में यूज होता है इन टाइट्रेशन। ये फोटोग्राफी का रिएक्शन शायद अपन से पूछ लें कि बताओ क्या कॉम्प्लेक्स बनता है, तो अपन को पता होना चाहिए क्या कॉम्प्लेक्स बनता है भाई फोटोग्राफी में। बस इतना ही है इसके बारे में। आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन कॉम्प्लेक्स बनने से फायदा थोड़ी होता है। जो फोटो होता है ना पेपर पे, वो यही कंपाउंड का फोटो होता है। वो स्टिक होता है ना जो पेपर पे, वो ये कंपाउंड का होता है। इस कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से आता है। मूवीज वगैरह में देखा होगा ना, वो डार्क रूम में मतलब ऐसे नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, वो इसी में तो डिसॉल्व करते हैं सोडियम थायोसाइलेट। अब तो बड़े अच्छे मेथड्स आ गए यार, तो कैमरे में फोटो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हो गया, ये आपका 16th ग्रुप था। अब मैं शुरू करूंगा 17th ग्रुप। अब 17th ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, टेस्ट में कहां तक आएगा? टेस्ट में जो आज अपन ने पढ़ा वो नहीं आएगा। आज तक, आज के पहले तक जो पढ़ा था वो टेस्ट में आएगा, यूनिट टेस्ट में। ठीक है, अब अपन बात सर आप लास्ट क्लास में अपन ने सल्फर तक पढ़ा था ना। सर लास्ट पेज। अच्छा, लास्ट पेज बताना है मुझे लगा लास्ट क्लास पूछ रहा है। भाई ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर गलती करोगे तो मैं बताऊंगा भी, भैया देखो मैंने बताया था तुमने नहीं किया, हम क्या करें बताओ। ठीक है, मेरे ख्याल से हो गया होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज होगा ना सोडियम थायोसाइलेट। वो आइडोमेट जैसे HCl और NaOH का टाइट्रेशन होता है ना, वैसे इसका होता है। इसका पिंक कलर, इसका वायलेट कलर होता है, और ये कलरलेस होता है। अपन इसको ऐड करते हैं, तब तक ऐड करते हैं जब तक ये वायलेट कलर कलरलेस ना हो जाए। तो इसमें ये सेल्फ इंडिकेटर जैसे यूज करेंगे। लिखा तो है फोटोग्राफी रिएक्शन, अब पता नहीं क्या पूछ रहे, मतलब फोटोग्राफी रिएक्शन में नॉट फॉर्म क्या बताया तो था, फोटोग्राफी में क्या बनता है। तो हेलोजेंस पढ़ेंगे। ब्रेक होगा बीच में, बताऊंगा मैं। ब्रेक में बताऊंगा, मैं ब्रेक दूंगा बीच में, बट थोड़ा सा आज मेरे ख्याल से तुम लोगों को पता नहीं पता, लेकिन तुम लोगों को आई डोंट नो मतलब पता होगा, हमें भी कम ही पता रहता था। एक्चुअली पेरेंट्स के पास आया हूँ पूजा करने के लिए, मतलब पूजा आज, आज ऐसा बोलते हैं वो कि हिंदुओं का सबसे बड़ा मतलब पूजा होती है आज, पूर्णिमा की पूजा होती है ना, वो सबसे बड़ी पूजा होती है आज। तो पूजा करने के लिए आज मैं आया था, तो जब पूजा होगी तब मैं मतलब ब्रेक दूंगा, ऐसा कुछ है। तो मुझे मतलब भाई पूजा में बैठना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, तो देखेंगे कितने बजे होती है पूजा, वो डिपेंड करेगा उस पर। तो ब्रेक अपन तभी ले लेंगे। और मुझे आज भैया बहुत सारा कुछ कंप्लीट भी करना है, इसलिए बिल्कुल ना बोलो कि ब्रेक लेना है, ये करना है वो करना है, अपन ले लेंगे। हाँ, देव दीपावली बिल्कुल आज काफी बड़ी होती है ना, तो आज वो होगी, तो पूजा है आज। बहुत हमारे यहाँ दिवाली के जैसा ही त्योहार होता है, दिवाली से बड़ा होता है मतलब आज बहुत बड़ा त्योहार है।
आज सारे देवता लोग उठते हैं इस टाइप से, ऐसा कुछ है। चलो अपन तो पढ़ते हैं, अपने लिए तो कर्म ही सब कुछ है। वारेन का टेस्ट भी एक बार लेना है, ले लेंगे और क्या, पहले डिस्कस तो कर लें अपन, बहुत सारा पार्ट डिस्कशन के लिए पढ़ा है अपना। चलो अपन पढ़ते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्राटाइन अपन जनरली पढ़ते नहीं, वो मेटल्स में आता है क्योंकि ये मेटल्स में आता है। ये नॉन मेटल्स होते हैं सारे के सारे। ये गैस के जैसे एग्जिस्ट करता है, ये भी गैस के जैसे एग्जिस्ट करता है, ये लिक्विड के जैसे, ओनली लिक्विड नॉन मेटल है भाई ये, और ये सॉलिड जैसे एग्जिस्ट करता है, वॉलेट सॉलिड, ये भी सॉलिड है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये सिर्फ -1, ये -1 +1, जनरली जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 +5 +7, ये भी ऐसे -1 2 +7, ये भी -1 2 +7। इसको अपन पढ़ते नहीं है जनरली। फ्लोरीन अगर अपन अकरेंस की बात करें, जैसे कौन कहाँ कैसे अकर करेगा वो देखते हैं। तो फ्लोरीन जो होता है वो मतलब अगर अपन चेक करें तो इट एग्जिस्ट इन काफी सारे ओर्स हैं जिसमें फ्लोरीन प्रेजेंट होता है। अकरेंस की बात करें, और कभी कभी अपन से पूछ लेते हैं भाई फ्लोरीन तो वाटर में भी प्रेजेंट होता है, तो परमिसिबल लिमिट इन वाटर वो 0.7 to 1.2 मिलीग्राम होता है। ये मतलब इतना लिमिट अगर है तो चलेगा, अगर इससे ज्यादा होगा तो फिर वो टीथ में जो डिपॉजिट होते हैं ना, येलो डिपॉजिट, वो आने शुरू हो जाते हैं। जैसे राजस्थान एरिया में आपने देखा होगा, वहां टीथ में बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स आते हैं क्योंकि वहां के वाटर में फ्लोरीन बहुत ज्यादा है। सर ये इतना पर केजी होता है 0.7 मिलीग्राम 0.7 मिलीग्राम टू 1.2 मिलीग्राम, इतना वाटर में है तो चलेगा। कितने वाटर में सर? 1 लीटर में। अच्छा मैंने ऐसे नहीं लिखा, पर लीटर भी तो लिख दो, है ना भाई, बहुत कम अमाउंट है ना, तो पर लीटर भी लिख दो जरा। ठीक है, वो पर लीटर तक, मिलीग्राम पर लीटर। अकरेंस की बात करेंगे तो अपन कहेंगे इज प्रेजेंट इन इनसॉल्युबल, इज प्रेजेंट एज इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स, insoluble fluorides as soluble fluorides। वाटर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वो अलग अलग होता है। insoluble fluoride floats for cryolite, है ना, फ्लो एपेटाइट, फ्लोरोएपेटाइट ही लिख देता हूं, लेकिन क्लोरो भी होता है एपेटाइट, अपन ने पढ़ा हुआ है एपेटाइट ऐसे, Ca3PO4 whole twice whole 9.CaX2, तो X विल बी, ये तो फ्लोरीन होता है और क्लोरीन दोनों ही होता है। सी वाटर जो होता है उसमें काफी सारा ब्रोमीन और आयोडीन होता है। सो सी वाटर कंटेन, इवन क्लोरीन भी होता है क्योंकि क्लोराइड भी होते हैं हार्ड वाटर में। सो सी वाटर कंटेन fluorides. Seawater contain chloride, bromide and iodides of sodium, magnesium, potassium and calcium. Mainly अगर देखा जाए, है ना, अगर अपन देखें, बट मेनली NaCl होता है।
that is 2.8% by mass. मतलब अगर अपन 100 ग्राम सी वाटर ले लें तो उसमें से 2.8 ग्राम NaCl होता है। तभी तो नमक इतना अपन को वैसे लगता है, भाई इतना ज्यादा अपन देखेंगे सॉल्टी क्यों लगता है अपन को सी वाटर, उसका रीजन यही तो है। और कार्नलाइट में तो MgCl2 भी होता है और CaCl2 भी होता है। कार्नलाइट, we know that what it is, KCl, MgCl2 and 6H2. Certain form of marine life contain iodine in their system. Example, various seaweeds जो डिपॉजिट होते हैं ना अंडर द वाटर contain up to 0.5% of iodine and child salt पेट्री ना अपन ने पढ़ा हुआ है, ये NaNO3 होता है सॉल्ट, और इंडियन सॉल्ट पेट्री वो KNO3 होता है। NaNO3 contains up to 0.2% of NaIO3। तो इनसे आईडी निकल जाता है। आयोडीन और ब्रोमीन दोनों ही सीवेट्स में होता है, जबकि कार्नलाइट में क्लोराइड्स भी सॉल्ट होते हैं एज वेल एज इम्प्योरिटी होता है ब्रोमाइड सॉल्ट, मतलब KBr और MgBr2 जो होते हैं ना वो इसमें इम्प्योरिटी जैसे होता है, वहां से अपन ब्रोमीन निकालते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, हाँ कार्नलाइट इज अ डबल सॉल्ट ऑब्वियसली, MgCl2 KCl 6H2। इसने एक बार पूछा भी था मुझसे कि इससे MgCl2 कैसे निकालोगे, तो मैंने उससे कहा था अगर इससे MgCl2 निकालना है ना तो आप डायरेक्टली हीट करके नहीं निकाल सकते, ऐसे नहीं। तो क्या करना होगा, इसको कॉन्सेंट्रेटेड HCl में हीट करना होगा, तब बनेगा MgCl। आपको कॉन्सेंट्रेटेड HCl में उसको हीट करना पड़ेगा। किसने पूछा था कि कैसे निकालते हैं इससे MgCl। अब देखिए अगर अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे ना, हाँ एस ब्लॉक में बताया ना मैंने, ये एस ब्लॉक में बताया था कार्नलाइट काफी अच्छे से बताया। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करेंगे ना, तो देख मुझे ये बिल्कुल नहीं लिखना कि कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है, आयनिक रेडियाई क्या होगा, टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, डेंसिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ, मतलब सब कुछ अपन को पता है। तो लिखने की जरूरत क्या है, जो जो गिवन है अपन को वही लिखेंगे अपन। बॉन्ड लेंथ F2Cl2 Br2I2, बॉन्ड एनर्जी में आप गलती कर सकते हो, Cl2 Br2 F2 and I2।
मतलब वो प्रॉपर्टीज, अब ये लिखने की जरूरत थोड़ी है सर, टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, पता है हमको, वन डाल फोर्स इंक्रीज होंगे, तो क्या लिखने की जरूरत है? कोवेलेंट रेडियाई टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट रेडियाई बढ़ेगा, क्या लिखने की जरूरत है? ये वाला पार्ट में आप गलती कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में आप गलती कर सकते हो, वैसे मैंने बता रखा है, इससे आप नहीं करोगे। वो तो 15th ग्रुप में ही बता दिया था। F2 येलो गैस होता है, Cl2 ग्रीनिश येलो होता है, Br2 इट इज रेड, और राइट वायलेट। अगर गैसियस फॉर्म में लिखेंगे तो B बने Br2 is a red gas and I2 is a violet gas. ये कलर्स याद रखने होंगे, क्योंकि कुछ एक गैसेस ही होते हैं जो कलर्ड होते हैं, बाकी सब तो कलरलेस ही होते हैं। F2 and Cl2 are water soluble. Whereas F2 and Cl2 are water soluble, whereas Br2 and I2 is sparingly soluble in water. मुश्किल से, मतलब insoluble ही बताना है, जहां sparingly word आ जाए वहां insoluble ही बताना है in water, but they are soluble in organic solvents like CCl4 है, CHCl3 है, कार्बन डाइसल्फाइड है, और हाइड्रोकार्बन्स में भी है, इन हाइड्रोकार्बन्स to give colored solution. To give colored solutions. बॉन्ड एनर्जी में क्या है, मतलब छोटा बॉन्ड लेंथ डिफरेंस। अगर बॉन्ड एनर्जी की अपन बात करें तो इसमें तो बॉन्ड लेंथ मतलब छोटा होगा, बॉन्ड एनर्जी में तो कई बार मैं बता चुका हूं आपको कि इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो सकता है ना, पास है ना इलेक्ट्रॉन, टू पी रिपल्शन। ये बॉन्ड एनर्जी कम क्यों है, टू पी रिपल्शन है ना, उसकी वजह से। So bond energy, it is due to the 2p repulsion. ठीक है, so अब अपन बता सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट पेज पे जाओ। थर्ड पॉइंट में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सरफेस पे कम है। तो एक्सेप्शन थे ना, अपन ने लिखे थे भाई, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है, सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा है, फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा है,
सिलिकॉन की कार्बन से ज्यादा है. So there are lots of exception ना in electronegativity. और क्लास में पढ़ने पड़े भी हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल. चलो नेक्स्ट पेज शुरू करें. नेक्स्ट पेज पे अपन लिखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज. अभी अपन अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो विल राइट दैट. ये देखो, एक तो फ्लोरीन शोज only -1 oxidation state due to absence of d orbital. d orbital. रिएक्टिविटी हमेशा यही रहेगा. ये हमेशा बताया मैंने कि भाई चाहे कोई कुछ भी हो, रिएक्टिविटी की बात करूंगा तो फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव क्लोरीन से, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव ब्रोमीन से, ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव आयोडीन से. इसका रिएक्शन तो वायलेंटली होता है. एंड सेम ऑर्डर फॉर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर. फॉर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं, जैसे एग्जांपल ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर के लिए लिख रहे हैं, अगर अपन फ्लोरीन को रिएक्ट करते हैं ना आयोडीन से, आई नेगेटिव से, तो I2 बनेगा फ्लोरीन F नेगेटिव, मतलब आयोडीन से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है. तो अपन कहेंगे ठीक है, ये तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों से ही ले सकता है इलेक्ट्रॉन, तो हेलोजन ऐसे लिख लेते हैं. ये X2 बन जाएगा और F नेगेटिव बन जाएगा. वेर X कैन बी क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन. भाई तीनों ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना फ्लोरीन को. फ्लोरीन तो तीनों से इलेक्ट्रॉन ले सकता है. लेकिन अगर क्लोरीन होगा और अपन को X नेगेटिव लिखना पड़ा तो X2 बनेगा और Cl नेगेटिव बनेगा. लेकिन इस केस में वेर X विल बी, ब्रोमीन और आयोडीन दोनों ही हो सकते हैं, फ्लोरीन नहीं हो सकता. इसमें फ्लोरीन नहीं हो सकता क्योंकि भाई Cl2 फ्लोरीन से थोड़ी इलेक्ट्रॉन ले सकता है. फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल है ना, बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर. तो अपन ऐसे तो लिख सकते हैं Br2 है, I नेगेटिव है. हाँ बिल्कुल, अपन को पता है इट कैन कन्वर्ट इनटू I2 एंड Br, क्योंकि Br इससे भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है. Cl Br और I से ले सकता है, ये तो तीनों से ले सकता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अगर अपन चेक करेंगे तो एज कंपेयर टू वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा आता है, टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है अपनी तरफ. सो अपन यहां लिख सकते हैं द डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ हैलोजेंस है ना, in aqueous solution down the group is due to their